Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss our complete DBMS with MCQs that are in our syllabus. तो first हम start करते हैं. What do you mean by database? Database क्या है? Organized collection of interrelated data. मतलब इसमें जो data होगा वो आपस में एक दूसरे से related होगा, interrelated होगा, जो अलग-अलग applications को serve करने के लिए हम use करते हैं. जनरली हम बात करें जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है उसको डेटाबेस बोलते हैं. जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम, तो जो भी हम अपना पेशेंट अपनी डिटेल दे रहा है तो वो सेव होती जा रही है, तो उसको रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं. तो वो जो रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहे हैं दैट इज अवर डेटाबेस. मतलब हम कलेक्शन कर रहे हैं सारे पेशेंट के रिकॉर्ड को, एंड उस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को ही हम डेटाबेस बोल रहे हैं. इन डेटाबेस वी कैन नॉट ओनली स्टोर द डेटा, बट वी कैन ऑल्सो चेंज द डेटा एज पर रिक्वायर यूजर रिक्वायर्ड. यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, हम यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा को चेंज भी कर सकते हैं. ये जो डेटाबेस है जनरली एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है. उस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देखो, डेटाबेस तो कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है. ये बात ध्यान रखना. इट इज ए सॉफ्टवेयर. डीबीएमएस क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए, फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, देन मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेस, और उस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, एंड उसको देन व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड वी यूटिलाइज दैट डेटाबेस, और उस डेटा के रिकॉर्ड्स जो हमने स्टोर करे हैं उनको हम यूज कर सकते हैं. तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम अपने डेटा, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड देन यूटिलाइज दैट डेटाबेस. डेटाबेस सिस्टम क्या बोलता है? एक डेटाबेस अलोंग विद डीबीएमएस इज रेफर टू डेटाबेस सिस्टम. ठीक है. डेटाबेस हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अलग-अलग वेरियस हमारे जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डीबीएमएस के वो हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, साइबेस हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, फॉक्स प्रो, सैप और डीबेस. ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं एज ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. नीड हमें क्यों पड़ी डीबीएमएस की? ताकि हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर पाए. इसका मतलब होता है रिड्यूस रिडंडेंसी, मतलब डेटा में जो डुप्लीकेशन हो रही है उसको रिमूव कर पाना. कई बार हम देखते हैं ना, जब फाइल्स में डेटा स्टोर करते थे तो वो डेटा हमारा ना डुप्लीकेट स्टोर होता रहता था. लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं रहते ही, यहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं इफ वी आर यूजिंग द डीबीएमएस. तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रूल्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे कैसे हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं. सेकंड है डेटाबेस कंट्रोल कंसिस्टेंसी. मतलब इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है. इनकंसिस्टेंसी का मतलब है अगर दो कॉपीज हैं सेम डेटा की, तो एंड डेटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर. मतलब मतलब हम सेम डेटा में ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सा डेटा सही है कौन सा रॉन्ग है. तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है डेटा की, तो उसको रिमूव करने के लिए भी डेटा बेस हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. तो रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हम कंट्रोल कर पाते हैं डेटाबेस में. कैसे हम इस इनकंसिस्टेंट डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए भी की का कंसेप्ट है. हमारे हम आगे जा चलकर देखेंगे. डेटाबेस अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं. ठीक है. डेटाबेस एंश्योर करता है कि हम सिक्योरिटी ऑफ द प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन, कि किसको हमने जो डेटा आ रहा है इट्स ऑथेंटिक और नॉट. और डू नॉट अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, मतलब हम सिर्फ उसी को अपने डेटाबेस से एक्सेस देंगे जिसको हम देना चाह रहे हैं. तो डेटा सिक्योरिटी के भी इसमें काफी फीचर्स हैं डेटाबेस में हमारे. इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है ये हमारी. इंटीग्रिटी मेंटेन रखने का मतलब है कि इसमें जो डेटा है वो कंसिस्टेंट और रिडंडेंट रहेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम डेटा डाल रहे हैं, मतलब जो इंटर रिलेटेड डेटा वही हम इसके अंदर डाल रहे हैं. मेंटेन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच हेल्प टू इंटरचेंज द डेटा बिटवीन टू सिस्टम. हम एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं यूजिंग द डीबीएमएस कि हम डाटा को इंटरचेंज कर पाए दो सिस्टम्स के बीच में. डेटाबेस से हम क्या कर पा रहे हैं? डेटा इंटरचेंज कर पा रहे हैं यूजिंग द डेटाबेस. दो सिस्टम के बीच में जरूरी नहीं होता हमें एक ही सिस्टम पे सारा डेटा स्टोर रखें. दूसरे डेटाबेस दूसरे सिस्टम पे जो डेटाबेस है उससे भी हम डेटा ले सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि नीड हमें क्यों पड़ी? रिडंडेंसी रिमूव करना था, इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करना था, डेटा को शेयर करना था,
और सिक्योरिटी को मैनेज करने रखने के लिए किसे ऑथराइजेशन देना है, किसी को नहीं देना है, ये फीचर भी है। इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है डेटा की, कि हमने जो एंटर करा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो इंटीग्रेट रहेगा डेटा जैसे हमने रखा है। ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हम दो सिस्टम्स के बीच में डेटा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल जो डेटाबेस मॉडल होता है, यहाँ पे डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल का मतलब होता है रो और कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बोलता है कि टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं, कहीं पे भी रिलेशन या टेबल लिखा है वो सेम ही बात है। ठीक है, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। कॉलम का दूसरा नाम क्या है, एट्रीब्यूट। कहीं पे भी कॉलम या एट्रीब्यूट इंटरचेंजेबली लिखा हो तो वो सेम ही मतलब है। और एक चीज और है, जो रो होती हैं हमारी टेबल में, रो को टपल बोला जाता है कई जगह रो बोला जाता है डेटाबेस रिलेशन में। तो वहां पे कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होता। और रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल। कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट एंड रो का मतलब टपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज आवर टेबल एंड दिस इज आवर, इसका सेकंड नाम क्या होगा, रिलेशन। ये जो हम कॉलम बना रहे हैं, दिस कॉलम इन दिस कॉलम, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एंड ये जो इस टाइप से रो बन रही है हॉरिजेंटली, ये जितनी भी रो बन रही है, दे ऑल आर टपल्स। इनको टपल की फॉर्म में हम यूज करेंगे जैसे जैसे डेटाबेस पढ़ेंगे। तो कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज हैं कि डोमेन क्या होती है। डोमेन को याद करो कि जो डेटा हमारे पास है, जो पूल ऑफ डेटा पॉसिबल है वैल्यूज का, कि हम इसमें इंटीजर डाल सकते हैं, इसमें हम करेक्टर डेटा डाल सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन को रेफर कर सकता है। इसमें देखो, नेम में इंटीजर नहीं डाल सकते ना हम। तो डोमेन क्या है, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज कॉलम की जो पर्टिकुलर डोमेन से रेफर कर रही है। ठीक है, हैव इज रेफर्ड एज डोमेन, मतलब जितनी पूल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की, उसको डोमेन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, कि इसमें इंटीजर है, इसमें एक कैरेक्टर है, तो यही डोमेन पॉसिबल है, इससे बाहर की डोमेन का डेटा नहीं डाल सकते। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशन की बात करी जाए तो डिग्री ऑफ रिलेशन को याद करो कि कितने एट्रीब्यूट है हमारे कॉलम में। तो इसको डीए से याद करो, डिग्री ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन से, ये कॉलम में। तो यहाँ इसकी डिग्री हमारी कितनी है, तीन एट्रीब्यूट है, तीन तीन कॉलम है, एक दो तीन, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट तीन है, तो डिग्री ऑफ रिलेशन इज अवर थ्री। कॉलम की बात करें तो देखो, कॉलम में हम जब भी कॉलम थ्री है तो डिग्री थ्री बोल दिया। अब कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन की बात करें तो इसको, कार्डिनलिटी को कार से याद रख लो। कार्डिनलिटी किसकी होगी, आर, आर की, रो की। कार में लास्ट में रो आ रहा है, तो रो की होगी। रो कितने हैं, टपल्स कितने रिलेशन में, दैट इज कार्डिनलिटी। तो इसमें चार रो हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी इस रिलेशन की, चार। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाता है की का कंसेप्ट। की क्या होता है कि किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो की एक एट्रीब्यूट है जो आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड एंड मस्ट हैव यूनिक वैल्यूज। और की के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और ये रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। और रिकॉर्ड शुड बी यूनिक। कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं हो सकती। रिकॉर्ड किसको बोला है, रोज को बोला गया है। और कोई भी दो रो क्या नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं होती। और इन रोज को, इन रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज द की कंसेप्ट। चार टाइप की होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रो को टेबल में। रो जो हॉरिजेंटल होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी टेबल में हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। और जो प्राइमरी की होती है वो नल वैल्यू नहीं लेती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। वी कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते। अ, अब वो एक एम्प्लॉय टेबल है, वहां पे एम्प्लॉय नंबर एक प्राइमरी की है। जैसे दिस इज द टेबल, और ये एम्प्लॉय नंबर एक प्राइमरी की है। देखो, ये एम्प्लॉय नंबर में सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, वो क्या है हमारे, यूनिक है। वन यूनिक है, टू यूनिक है, थ्री यूनिक है, फोर यूनिक है, और ना ही इसमें कोई भी नल वैल्यू। दैट्स व्हाई एम्प्लॉय नंबर इज प्राइमरी की हेयर। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इन द टेबल विच हैव कैपेबिलिटी टू बिकम द प्राइमरी की, जो प्राइमरी की बन सकती है
उसको ही हम कैंडिडेट की बोलते हैं। बट जो एम्प्लॉय नंबर है above table में employee number, employee name as the attribute which has the capability to become the primary key. So employee number and name are the candidate key. मतलब अगर दो एट्रीब्यूट को मिला के हम उस टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, तो ये प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है? दोनों ही ऐसी होनी चाहिए जो हम क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए पूरी की पूरी टेबल को। देखो सारे के सारे नेम यूनिक है, बट नेम अकेला कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि नेम हमें पता है इन फ्यूचर डेटाबेस में नेम रिपीट हो सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय नंबर और हम अगर इसको मिला दें एम्प्लॉय के नेम को, तो ये दोनों भी आपस में यूनिक ही है। देखो सुजीत और टू भी यूनिक है, थ्री और विजय भी यूनिक है, फोर और नितिन भी यूनिक है, फाइव और विक्रम भी यूनिक। ये यूनिक हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कैंडिडेट की। बट ध्यान रखना कैंडिडेट की का कोई एट्रीब्यूट नल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमेशा ही यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल। लेकिन कैंडिडेट की में नल वैल्यू आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट को मिला के हमने बनाया हुआ है। प्राइमरी की के साथ कुछ और अटैच करा हुआ है, दैट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की भी हमेशा हम मिनिमल लेके ही चलते हैं। कैंडिडेट की अगर कोई प्राइमरी की नहीं है तो उस जगह पे प्राइमरी की का काम कर सकती है, ठीक है। बट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। ऑल्टरनेट की क्या होती है कि अगर हमने वन ऑफ द कैंडिडेट की को हमने प्राइमरी की बना दिया, लेकिन कुछ और कैंडिडेट की रह गई जिनको हम अल्टरनेट की बोलेंगे। जैसे हमने एम्प्लॉय नंबर एक कैंडिडेट की से, एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं। तो जैसे पहले हमारा सिर्फ एम्प्लॉय नंबर एक कैंडिडेट की बना और इसको हमने प्राइमरी की मान लिया, पर दूसरा हमारा एक कैंडिडेट की बन रहा है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। तो इसको हम ऑल्टरनेट की बोल सकते हैं। वी कैन से इट द अल्टरनेट की और कैंडिडेट की ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेट की के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की का कंसेप्ट क्या बोलता है? द फॉरेन की इज ए नॉन एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यूज होती हैं प्राइमरी की से ड्राइव्ड होती हैं। ये कोई नॉन की एट्रीब्यूट है जो हम प्राइमरी की से ड्राइव करके लाते हैं, इसकी सारी की सारी वैल्यूज जो अनदर टेबल की प्राइमरी की होती है, और जरूरी नहीं कि अनदर की हो, सेम की भी हो सकती है। बेसिकली हम सेट ऑफ रिलेशनशिप अगर हमने क्रिएट करना है दो टेबल के बीच में, तब दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ही हम फॉरेन की का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। प्राइमरी की के एट्रीब्यूट को हम किस में रखते हैं? फॉरेन की में। और दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। जैसे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी एंड देन दिस, ठीक है। दिस इज आवर चाइल्ड टेबल एंड दिस इज आवर पेरेंट टेबल। तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे? डिपार्टमेंट, यहाँ का डिपार्टमेंट नंबर ये है, ठीक है। तो हम क्या बोला जाएगा कि ये अबो टेबल क्या रेफर कर रही है, इसको ढंग से पढ़ो। जो अबो टेबल डेफिनेशन दिया हुआ कि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम सेम है, कोई भी फॉरेन की बनाने के लिए हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास कॉमन है, दो टेबल को कनेक्ट कर रहा है। तो अब ये बोला है कि वो टेबल डेफिनेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है एम्प्लॉय टेबल का, वो डराइव कहाँ से हो रहा है? डिपार्टमेंट नंबर टेबल ऑफ आवर एम्प्लॉय। So employee table is a foreign key whose value is depend on the primary key column of department number of the table of department. जो यहाँ पे प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट नंबर, उसके जो एट्रीब्यूट ड्राइव होके कहाँ हमारे जा रहे हैं? एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राइव्ड से बनाया गया है, जो हमारा पेरेंट टेबल के एट्रीब्यूट को फेच करके हम इसमें लेके आ रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर में, क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय होगा डिपार्टमेंट नंबर तो उसके यही होंगे ना, जो डिपार्टमेंट टेबल से इसने उठाए हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स द फॉरेन की, जहां से ये प्राइमरी की इसको क्या कर रही है? रेफर कर रही है डिपार्टमेंट नंबर्स को। तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल की। और फॉरेन की है हमारी डिपार्टमेंट नंबर कौन सी टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। इतना ध्यान रखेंगे। एसक्यूएल कमांड्स की बात कर लेते हैं। तो पहली कमांड्स आती है हमारी एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या है कि डेफिनेशन लैंग्वेज होती है जहां पे हम क्रिएट डेटाबेस, देन हम डेटाबेस नेम, जब हमने डेटाबेस क्रिएट करना है सिस्टम का तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं कमांड, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, कोई भी डेटाबेस नेम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिख लिया कि हमने स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए क्यूरी लिखी हुई है ये, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। अगर हमने जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस है उनको देखना है तो हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। टू व्यू ऑल द नेम ऑफ डेटाबेस दैट आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, अगर हमने उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट में से किसी को यूज करना है तो देन विल विल राइट यूज डेटाबेस नेम, उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट क्रिएट करा था उसको यूज करना है तो यूज स्टूडेंट लिखेंगे। उस पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करने के लिए वी राइट द यूज डेटाबेस। अगर हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना है, जैसे हमने स्टूडेंट वाला जो बनाया था उसको डिलीट करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और फिर उस डेटाबेस का नेम जैसे कि स्टूडेंट है वो लिख दिया, तो वो डेटाबेस रिमूव हो जाएगा हमारे सिस्टम में से। अब हमने कोई भी टेबल बनाई है और उसको देखना है तो हम लिखेंगे डिस्क्राइब टेबल और फिर उस टेबल का नेम, मान लीजिए हमने जो टेबल बनाई थी वो थी स्टूडेंट वन के नाम से, तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉलम है और कौन से कॉलम में कितने, और टेबल में कितने रोज हैं, कौन से कॉलम में क्या एट्रीब्यूट है, ये सब देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखने के लिए डिस्क्राइब टेबल्स, शो टेबल्स बोलता है जितने भी टेबल है ना हमारे करंट डेटाबेस में वो सभी को शो करने के लिए, देखने के लिए हम शो टेबल्स यूज करते हैं। अब हम जो कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, वो कैसे लिखते हैं देखें, जब भी हमने टेबल क्रिएट करनी होता है तो ये डीडीएल एक कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है। कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, जैसे एस टी यू कर के ले लिया, एस टू वन करके हमने टेबल का नाम, फिर उसके एट्रीब्यूट नेम, फिर उसका डेटाबेस डाटा का टाइप, देन उसका साइज, देन उसके कंस्टेंट्स लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम जैसे कि हमने रोल नंबर एट्रीब्यूट ले लिया, पहले रोल नंबर क्या है अपना एक कॉलम है, कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, एक रोल नंबर ले लिया। उसका डेटा टाइप ले लिया हमने, कौन से डेटा टाइप में होता है रोल नंबर, इंटीजर में, तो इंट ले लिया, रोल नंबर इंट हमने ले लिया। देन उसका साइज ले लिया इंटीजर का कि वो 2 लेटर्स या 4 लेटर से बड़ा रोल नंबर नहीं ले सकते, तो हमने 4 नंबर का हमने साइज ले लिया। देन हमने उसपे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये प्राइमरी की होगा, कि रोल नंबर कभी भी नल नहीं होगा और यूनिक वैल्यूज लेगा, क्योंकि रोल नंबर सबके यूनिक होते हैं। इसी टाइप से हम दूसरी रो एंटर करा सकते हैं। एट्रीब्यूट टू लिया हमने, जिसमें इसमें रोल नंबर लिया था, इसमें हमने नेम ले लेंगे। एट्रीब्यूट टू में दूसरा कॉलम के लिए नेम का डेटा टाइप हमने ले लिया वैरकर, साइज ले लिया हमने 20, एंड कंस्टेंट क्या लेंगे कि नेम भी हम क्या लेंगे, कंस्टेंट लेना है तो ऑप्शनल होता है, लेना है तो लो, नहीं तो लिख दो कि ये नेम भी नल नहीं होना चाहिए, तो नॉट नल ले लो कि नेम हमारा नॉट नल होगा, क्योंकि अगर जब हम इसमें एंटर करेंगे ना और किसी का नेम नहीं एंटर करा और हमने इसका कंस्टेंट और रूल स्पेसिफाई कर दिया कि नॉट नल नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम पे ये एरर देता है, ये ध्यान रखना। तो हम कंस्टेंट जिस जिसका स्पेसिफाई करना है वो करेंगे, और इस टाइप से जैसे यहाँ पे एक टेबल साइड में क्रिएट करके दिखा रखी है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको अच्छे से। जो मैंने अपनी बताई है अगर वो समझ आ गई तो बेटर है, नहीं तो यहाँ पे एक टेबल है कि कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय की एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल, देखो ये सेम है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम जो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है दैट इज एम्प्लॉय लिया हमने, फिर हमने एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट यानी एक कॉलम का नाम लिया, वो कौन से टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का वो लिया। देन हमने उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया दैट इज अवर प्राइमरी की। ऐसे ही दूसरा हमने एट्रीब्यूट लिया दैट इज एम्प्लॉय का नाम, वो कौन से टाइप का है, करेक्टर, दो टाइप के करेक्टर डेटा टाइप और वेरकर डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, इसलिए हमने करेक्टर ले लिया। फिक्स्ड है नेम 30 का ही होगा, एंड देन उसको ले लिया कि हमें नॉट नल होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया कि पोस्ट, की वो किस पोस्ट पे है एम्प्लॉय, उस पोस्ट का नाम हमने जो डेटा टाइप है वो वेरकर ले लिया, वो 15। उसके आगे भाई कोई किसी पोस्ट पे किसी की पोस्ट स्पेसिफाई नहीं है तो वो नल भी हो सकता है, इसलिए हमने इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं स्पेसिफाई करे, देन वी क्लोज एंड देन वी राइट आवर सेमीकोलन।
ऑल्टर टेबल यूज करता है, ये भी डीडीएल कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। ये स्ट्रक्चर अगर अगर हमें टेबल का मॉडिफाई करना है तो हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे एम्प्लॉय टेबल थी तो एम्प्लॉय का ईएमपी नाम लिख दिया हमने। ऐड करना है एक एट्रीब्यूट नेम, उसका एंड एट्रीब्यूट नेम जैसे पोस्ट था, ई नेम था, एम्प्लॉय आईडी था। अब हमने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट। जो भी एट्रीब्यूट कॉलम ऐड करना है तो देन हम लिख देंगे डिपार्टमेंट, और उसका डेटा टाइप दे देंगे, जैसे दे दिया वेर 20, तो ये डेटा टाइप दे दिया, तो हम हमारे पास एक और कॉलम में ऐड हो जाएगा, दैट इज अवर डिपार्टमेंट इन दिस टेबल। अभी तो हमारे पास तीन थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, और अब हमने एक और ऐड कर दिया विद यूजिंग द ऑल्टर टेबल करके डिपार्टमेंट नेम। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप एट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स को। कोई भी कॉलम डिलीट करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम जैसे हमने अभी डिपार्टमेंट बनाया था उसको डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम था एम्प्लॉय, ड्रॉप क्या करना है, एट्रीब्यूट का जो नाम था, एट्रीब्यूट का नाम था डिपार्टमेंट, तो लिखेंगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा हमारी टेबल से। एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉलम को डिलीट करने के लिए ऑल्टर के साथ हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप क्या करती है, स्ट्रक्चर और स्कीमा में चेंज कर रही है, जो हमारा स्ट्रक्चर था जिसमें जो जो कॉलम बने हुए थे उसमें से एक कॉलम डिलीट हुआ है। ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई, मॉडिफाई भी हम ऑल्टर के साथ ही यूज कर रहे हैं। वो क्या करती है, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम है एम्प्लॉय और उसमें कुछ चेंजेस करना है, डेटा टाइप में चेंज करना है, डेटा के साइज में चेंज करना है, तो या कोई एट्रीब्यूट में चेंज करना है तो डेटा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय और उसमें फिर मॉडिफाई लगाते हैं। और अगर हमने पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा उसके साथ, तो उसके लिए ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप टेबल के साथ सिर्फ टेबल का नाम लिखेंगे जैसे एम्प्लॉय, तो वो हमारे डेटाबेस से पूरी टेबल रिमूव हो जाएगी विद द स्ट्रक्चर, डेटा भी रिमूव हो जाएगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा, पूरी की पूरी टेबल ही उड़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड होती है दैट इज डेटा मैनिपुलेशन कमांड। डेटा मैनिपुलेशन कमांड बोलती है कि हम अब जो भी काम करेंगे ना वो डेटा के ऊपर करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाने पे कर रहे थे, कॉलम बना रहे थे, जितने भी कॉलम बनाए उनको एक एक कॉलम को चेंज करना है या उसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, तो हम सारा का सारा क्रिएट टेबल में कर रहे थे। अब हम जो टेबल बनाई है उसके अंदर डेटा को डालना, उसके अंदर डेटा को डिलीट करना, ये सारे के सारे मैनिपुलेटिंग वाले सारे काम यहाँ पे करेंगे, डेटा के ऊपर लगता है मैनिपुलेशन। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था, जैसे हमारा एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय ले लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे जो जो हमने करी, जैसे रोल नंबर था तो 11 ले लिया, नेम था तो जैसे रीना ले लिया नेम, ठीक है, और इस टाइप से हम उसके पोस्ट का नाम था तो कुछ भी ले लो, जैसे पीजीटी ले लिया हमने, ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे एम्प्लॉय के अंदर, ये बस दो ही चीज चेंज कर लेंगे, एम्प्लॉय और फिर जो जो वैल्यू डाल रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 11, ठीक है, वेर कर पीजीटी, तो ये इंसर्ट इनटू यहाँ पे टेबल नेम आएगा, वैल्यूज जो जो हमने टेबल में एट्रीब्यूट बनाए हैं, जो भी कॉलम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दो। नए रिकॉर्ड और नए टपल ऐड करने के लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। डिलीट का काम होता है रिमूव करना टपल्स को, यानी रो को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं, एक एक सिंगल सिंगल रो को डिलीट करना है तो हम डिलीट यूज करते हैं। डिलीट करेंगे टेबल नेम का कंडीशन डालेंगे जहाँ पे पर्टिकुलर रोल नंबर इज दिस, या फिर हम डाल देंगे कि नेम इज दिस, इस टाइप से वेयर के साथ हम कंडीशन अप्लाई करते हैं जो भी टेबल में से हमने रो डिलीट करनी है। फिर हमने कुछ अपडेट करना है, देखो अपडेट जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को अपडेट करेंगे, इसलिए मैनिपुलेशन कमांड में आता है। अपडेट करेंगे उस टेबल के नाम के साथ और सेट करेंगे जो एट्रीब्यूट का नाम था इज इक्वल टू जो भी नई वैल्यू हम देना चाहें वो दे सकते हैं विद द वेयर कंडीशन। ऐसे ही सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, इस टाइप से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल्स को। सबसे पहले सेलेक्ट करें, सिलेक्ट देन फ्रॉम देन वेयर, इस टाइप से कमांड्स हमारी चलती हैं। तो ये आगे कोई क्वेरी आएगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एसक्यूएल मैथ फंक्शन है, पावर है, मोड, मोड हमें रिमाइंडर देता है, पावर हमें रेज टू पावर फ्लोट में आंसर देता है, मोड हमें
रिमाइंडर देता है। राउंड ऑफ हमें राउंड करके देता है जितनी नंबर ऑफ डिजिट दी हो। और स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट निकाल के देता है। जैसे पावर की बात करें 8,2 है, तो इसका मतलब 8 रेज़ टू पावर 2। ये 64.0 करके हमें आंसर देगा, पॉइंट फ्लोट में देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोड हमें सिर्फ रिमाइंडर देता है, तो इंटीजर देता है, तो मोड मतलब 30 डिवाइड बाई 12, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो देगा। तो 12 दूनी 24, 6 रिमाइंडर बचा, तो 6 यहाँ पे दे दिया इसने। ठीक है, ये इंटीजर फॉर्म में आंसर देता है। सेलेक्ट राउंड करा हमने, राउंड करना है गिवन नंबर का, सिर्फ 2 तक राउंड करना है। तो ये दो वैल्यूज आएंगे। तो 78 के बाद देखते हैं नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो 78 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 79 हो जाएगा। स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट निकालो। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, तो इट विल गिव द आंसर 10। लेंथ होता है कि किसी भी करेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो सेलेक्ट लेंथ, और लेंथ के बाद हम जो भी इसके अंदर जो स्पेस जो दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दी, उसकी लेंथ बता देगा कि 5 है। कॉन्केटिनेट होता है कि जब हमने ऐड करना हो, जैसे सेलेक्ट कॉन्केटिनेट, दो स्ट्रिंग्स दे दी, वेल अलग से दे दिया, कम अलग से दे दिया, बीच में एक कोमा दे दिया, तो ये वेलकम ऐसे ऐड होके कॉन्केटिनेट होके आ जाएगा। अपर में केंद्रिया दे दिया। केंद्रिया का मतलब होता है कि जो भी हमने केंद्रिया दिया है उसको अपर में चेंज करना है, तो सारा कैपिटल में लिख के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अपर फंक्शन। और ये एक स्ट्रिंग किसके लिए ले रहा है? एज ए आइटरेबल स्ट्रिंग ले रहा है। लोअर क्या करता है? जो भी आइटरेबल लेता है, जैसे केंद्रिया लिया तो वो सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। एक होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम क्या करता है? जो स्पेस होते हैं ना साइड के, उनको रिमूव करता है। जैसे आई एम लर्निंग में जो ये स्पेस दिया हुआ था हमारे, एल ट्रिम के ये तो एल ट्रिम आ गया, नॉर्मल ट्रिम है। नहीं, नॉर्मल नहीं है, पहले एल ट्रिम ही है। एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट से ट्रिम करना, तो ये वाला स्पेस रिमूव होगा सिर्फ लेफ्ट से। ठीक है, ये राइट वाला ऐसे बच गया। देखो, देखो ये जो कोमा है इन्वर्टेड, उसके बीच में और लर्निंग के बीच में स्पेस है, दैट इज स्पेस इन द राइट साइड ऑफ आवर लाइन। तो ये वाला नहीं रिमूव होगा, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में जो था ना, ये वाला रिमूव होगा जो हमारे लेफ्ट साइड में था। आर ट्रिम बोलता है रिमूव करना स्पेसिस को ऑन द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। राइट साइड से मतलब सिर्फ ये वाला स्पेस रिमूव होगा, जो बैक में था उसके डायरेक्ट कॉमा आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला है ऐसे ही रहेगा। लेकिन दोनों साइड का ही अगर हमने रिमूव करना है, तो सिर्फ हम सेलेक्ट ट्रिम करेंगे, और जो रेड रोज के लेफ्ट और राइट दोनों में स्पेस था वो हट के आ जाएगा हमारे पास। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस जो होते हैं हमारी स्ट्रिंग में, उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि लेफ्ट strn n। ये बोला है कि हमने n करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो जैसे लेफ्ट साइड से n का मतलब हो गया, हमने दे दिया कि 4 यूज करना है, तो 1 2 3 4 ए तक आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड से। तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कराएंगे, और एन स्पेसिफाई करता है जितने एक्सट्रैक्ट करने हैं। राइट साइड से ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करना, पाइथन के राइट से 4 करने हैं, तो यहाँ से राइट से 4 THON इस टाइप से आ जाएंगे। अगर हमने इन स्ट्रिंग देखना है, एक फंक्शन है जिसमें एक स्ट्रिंग में हम पूरी एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है या नहीं। अगर है तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इन अनदर, ये देखेंगे। तो जैसे हमने देखा एप्पल में जो पी है, ठीक है, वो कहाँ पे है? उसका फर्स्ट अकरेंस आ गया, देन उसका सेकंड आ गया, तो ये 2 बार है, तो इसलिए इसने 2 रिटर्न कर दिया। उसके बाद है केंद्रिया में फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन नंबर एंड और नंबर ऑफ करेक्टर्स, कि कितनी बार ये नंबर ऑफ करेक्टर हैं। पोजीशन नंबर 4 से हमारा डॉक्टर जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंड देन 2 करेक्टर हमने प्रिंट कराने हैं। 4 से हमने प्रिंट कराना स्टार्ट किया, 4 से 1 2 3 4 से, और 2 ही करेक्टर प्रिंट कराने हैं, ये बोल रहा है। 4 से 2 ही प्रिंट कर 2 ही करेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो डॉक्टर प्रिंट हो जाएगा।
ये एसटीआर जो है एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें पोजीशन नंबर डालेंगे, देन नंबर ऑफ करेक्टर कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं वो डालेंगे। ठीक है। कुछ एमसीक्यूज आगे वो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक इज ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू ड्राइव होती है प्राइमरी की और सम अदर टेबल। तो ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, दैट इज फॉरेन की। एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन फॉरेन की इफ इट इज द ब्लैंक की ऑफ द अनदर टेबल, तभी वो फॉरेन की बन सकती है जब वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की हो। ठीक है। सॉरी। ब्लैंक इज एन एट्रीब्यूट whose values are unique and are not null। तो वो कौन से एट्रीब्यूट हैं जिनकी वैल्यूज यूनिक और नॉट नल होते हैं, दैट इज प्राइमरी की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम। नल कैन बी ए वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम, नहीं नहीं हो सकता, नल तो लेते ही नहीं प्राइमरी की में। एम्प्टी स्ट्रिंग कैन बी द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की इन द कॉलम, नो। A table with a primary key column can not have alternate key and a table with primary key column must have an, ये कोई नहीं है कि must हो। ठीक है। तो मतलब प्राइमरी की जो कॉलम होता है वो कैन नॉट हैव, ये बोला है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम नहीं ले सकते हैं प्राइमरी की में। ठीक है। लेकिन कैन नॉट हैव एन अल्टरनेट की, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव अल्टरनेट की, ये तो हो सकती है ना, कैन हैव अल्टरनेट की। एंड द टेबल विद द प्राइमरी की कॉलम मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट की, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि शायद इसका आंसर दिया होगा, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आरडीबीएमएस। ये बोला कि नल वैल्यू, नल कैन बी वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम, नल वैल्यू तो लेते नहीं। प्राइमरी की डेफिनेशन बोलती है कि यूनिक प्लस नॉन की, जितने भी की होगी वो यूनिक होगी, प्लस उसके अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा, नल नहीं हो सकती है। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं ले सकते एज अ प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव एन एट्रीब्यूट की, अल्टरनेट की। तो इसका तो कोई वो नहीं है ना, कैन नॉट हैव एट्रीब्यूट की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। लेकिन ये बोला कि प्राइमरी की कॉलम मस्ट हैव अल्टरनेट की, ये हो सकता है कि उसकी अल्टरनेट की हो। ऑप्शन डी इज राइट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी अल्टरनेट की हो ही नहीं सकती, हो सकती है, मस्ट हैव एन अल्टरनेट की, कोई ना कोई उसकी जगह प्राइमरी कीप करने वाली हो सकती है, तो दिट विद राइट। एक होता है कि ये एक स्टॉक है, मेंटेन कर रहा है कंप्यूटर इन विद्यालय का। देन आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल सी हैज एंटर्ड द 8 आइटम इन द टेबल। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टॉक, देन वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे 101, जो है स्टॉक आईडी हमारी है, कॉमा, देन ये परचेज वाला डाल देंगे, देन सीपीयू, देन दिस एंड दिस। इस टाइप से ये ट्रिक कोड एंटर होके आ जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कंसिडर्ड एज द प्राइमरी की। यहाँ पे कौन सा हम प्राइमरी की मानेंगे, जो सारी वैल्यूज यूनिक है, इसमें यूनिक है, दैट स्टॉक आईडी इज अवर प्राइमरी की। ठीक है।
द डिग्री एंड कार्डिनलिटी की बात करें तो डिग्री की बात करें तो जितने कॉलम है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 5। कार्डिनलिटी मतलब जितनी रो है, डिग्री होगी 5 जितने कॉलम है, और कार्डिनलिटी मतलब रो 3 6 7 8, 8 रो हैं, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इफ 3 कॉलम आर एडिड एंड 5 रोज आर यहाँ पे ऐड करी जाए टेबल में, 3 कॉलम एंड 5 रोज और ऐड कर दी जाए स्टॉक टेबल में, व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। अगर मान लीजिए हमने 3 कॉलम ऐड कर दिए, 1 2 3, इस टाइप से हमने 3 कॉलम ऐड कर दिए और ये बोला कि नीचे 5 रो और ऐड कर दो, 1 2 3 4 और 5 रो ऐड कर दी, तो नई डिग्री हमारी क्या होगी और नई कार्डिनलिटी क्या होगी। तो डिग्री में तो जितने थे हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 थे, 3 और ऐड कर दो तो यहाँ पे हमारा जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री तो हमारी 8 होगी। कार्डिनलिटी ऑलरेडी हमारे पास 8 थी, 5 और ऐड होगी तो कार्डिनलिटी 13 होगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमरी की कौन सी की होती है, वो की जो कभी जिसमें सारे एट्रीब्यूट नॉट नल प्लस यूनिक होंगे। कैंडिडेट की शुड बी यूनिक और कैंडिडेट की शुड बी मिनिमल। कैंडिडेट की कैन हैव नल वैल्यूज। ऑल्टरनेट की वो की होती है जिसकी कैपेबिलिटी होती है हमारी प्राइमरी की बनने की, बट अगर हमने एक प्राइमरी की ले ली है तो एक रिलेशन में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। बट अल्टरनेट की है द कैपेबिलिटी टू बी ए प्राइमरी की और कैंडिडेट के। अगर हम बात करी जाए कि टू आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, तो माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, कोई भी बता दो। Rahul is confused between the tuple and attribute. Him explain and define the tuple and attribute with the inappropriate with appropriate example। ये बोला है कि राहुल है ना वो कंफ्यूज है कि टपल क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट हम ऐसे इस टाइप से कॉलम दिखा के बता देंगे कि एट्रीब्यूट हम कॉलम के जो नेम होते हैं ना उनको बोलते हैं, और टपल जो हॉरिजेंटली जो रोज होते हैं ना, रोज को टपल बोलते हैं। तो इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि दिस इज द टपल, दिस इज द रो। रो को ही हम टपल बोलते हैं, जो कॉलम है उसको एट्रीब्यूट बोल देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनलिटी एंड डिग्री। कार्डिनलिटी हमने कार से याद रखना सीखा था। कार्डिनलिटी रोज जितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं। डिग्री होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और या टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बोल देते हैं किसी भी रिलेशन। तो ये हमारा एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं हमने।